हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं बार बार बोलता हूँ सभी लोग और अपनी स्टडी पर भी कंसंट्रेशन बनाए रखे होंगे। अच्छी बात है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखा करें ताकि लास्ट तक की सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। जरूरी है। और लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बताऊंगा आने वाले जो समय के लिए। ओके। इसके बाद हम जल्दी से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। लेसन वही चल रहा है अभी, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। क्रांतियां हुई बहुत सारी, सभी लोग जानते हैं आप लोग। अमेरिका क्रांति, फ्रांस क्रांति, रशियन क्रांति, ब्रिटेन क्रांति, यहाँ तक कि भारत की भी क्रांति हुई। ओके। और हम फोकस करते हैं यूरोप महाद्वीप पर। यूरोप महाद्वीप के देशों ने ये किस प्रकार से अपने अपने यात्रियों को भेजा पूरे विश्व में, और उन्होंने एक से एक खतरनाक यात्राएं की और यूरोप में पहुंच करके बहुत सारे अवसर बताए कि बाहर के दुनिया में बहुत सारे अवसर हैं, अगर वहां जाया जाए तो एक अच्छा हम लोग कर सकते हैं और अपने देश का विकास कर सकते हैं। इसके बाद शुरू हुआ ये उपनिवेशीकरण, यानी कि उपनिवेशवाद का दौर, यानी कि कॉलोनी बनाने का दौर। जब सभी देशों ने, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, इन सब लोगों ने जब अपने अपने उपनिवेश बनाने शुरू किए अपने महाद्वीप के बाहर, तो इसके बाद एक निकल के आई चीज उपनिवेश, उपनिवेशवाद। ओके। तो एक तो ये हो गया, जैसा कि मैंने बताया सभी लोग फोकस करेंगे उपनिवेश। उपनिवेश, कॉलोनी। ओके। एक तो ये रीजन बनता है उपनिवेश। दूसरा है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। और है औद्योगिकरण, औद्योगिकरण। ये वे बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे आने वाले समय में इस लेसन के अंतर्गत। वही टॉपिक भी है हमारा आज, युद्ध काल। युद्ध काल कौन सा? महायुद्ध का काल। ओके। वर्ल्ड वॉर 1914 टू 18। ओके। इसके बाद शुरू कैसे हुआ, कैसे होता है राष्ट्रवाद। यूरोप में जब जर्मनी का, इटली का एकीकरण हुआ तो उसके बाद निकल के आता है राष्ट्रवाद। फ्रांस की भी क्रांति ने राष्ट्रवाद को सबसे पहले जन्म दिया। उसके बाद इन देशों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यूरोप महाद्वीप दो दो महायुद्धों की युद्ध भूमि बन गई। प्रभावित सबको किया, लेकिन युद्ध भूमि कैसे बन गई, वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर हम राष्ट्रवाद के आगे, अगर हम राष्ट्रवाद के आगे देखिएगा, अति लगा दें, अति लगा दें तो एक निगेटिव चीज निकल के आती है, अति राष्ट्रवाद। अति हर चीज की बुरी होती है, ये सभी लोग जानते हो, सभी लोग जानते हो आप लोग। तो अति हर एक चीज की बुरी होती है, चाहे वो राष्ट्रवाद ही क्यों ना हो, चाहे वो संप्रदाय क्यों ना हो। अति संप्रदायवाद, अतिवादी, तो अति राष्ट्रवाद, ये निगेटिव पॉइंट। इन देशों में राष्ट्रवाद इतना जड़े जमा चुका था, वो धीरे धीरे अति राष्ट्रवाद में बदलने लगा। फ्रांस के राजा ने, नेपोलियन ने कहा कि अब मैं दुनिया को सुधारूंगा, दुनिया में राष्ट्रवाद लाऊंगा। ये कैसे संभव है? अपना देश देखो ना। समझदार केवल आप ही नहीं हो, दुनिया के देशों में भी लोग हैं, तो आप कौन होते हो?
गार्जियन बनने चले हो तो कुछ मिला नहीं उनको। ओके, जर्मनी का भी वही हाल, इटली का भी वही हाल, अतिराष्ट्रवादी होते चले गए। विलियम कैसर ने क्रीमिया के युद्ध में टांग अड़ानी शुरू कर दी जब ब्रिटेन रूस के खिलाफ बाल्कन की समस्याओं को लेकर के लड़ रहा था। बाल्कन प्रायद्वीप ये यूरोप महाद्वीप का देश है, तो बाल्कन प्रायद्वीप में इस जगह के देश आते हैं। एक प्रायद्वीप है, यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, सर्बिया है, बोस्निया है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, ये देश हैं। तो उन समस्याओं में भी जर्मनी ने टांग अड़ा दी। कहने का मतलब हाँ, अतिराष्ट्रवादी अब जर्मन ही पूरे देश पर शासन करेगा, पूरे यूरोप पर, देश पर तो वो है ही है, यूरोप पर शासन करेंगे। तो ये अति राष्ट्रवादी विचारधारा ने इनको बैठने नहीं दिया। अब ये दुनिया को जीतने चलने पड़े, ये दुनिया को जीतने चल पड़े। उसी का परिणाम था ये महायुद्ध। उपनिवेश क्या है? कॉलोनी। जब ये दुनिया भर के, ये यूरोप के देश दुनिया के देशों को, अमेरिका को, इंडोनेशिया को, भारत को, अफ्रीकी महाद्वीप के देशों में, दक्षिणी अमेरिका के देशों में जब ये अपने अपने उपनिवेश बनाने लगे और इनको वहां से फायदा मिला, तो उसी धन के बल पर ये यूरोप महाद्वीप के देश पूंजीपति हो जाते हैं, पूंजीपति हो जाते हैं, पूंजीवादी हो जाते हैं, पूंजीवादी बड़े पैमाने पर पूंजीवादी। अब इसने इन लोगों का दिमाग खराब करना शुरू किया कि अब तो हमारे पास पूंजी है, अब तुम कुछ भी कर सकते हैं। और उसी से शुरू होता है आपका औद्योगिकरण। बेटा, औद्योगिकरण शुरू होता है, नए नए इंडस्ट्रीज लगी, बड़े पैमाने पर बृहद उत्पादन शुरू हुआ। लेकिन उत्पादन करने के लिए हमको कच्चा माल की जरूरत होती है, लेकिन अब वो कच्चे माल कहां से पूरे होंगे? वो उपनिवेश से पूरे होंगे। तो उसके बाद ये उपनिवेशीकरण का दौर बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। उसके बाद क्या होता है? जब पूंजी आनी शुरू हुई, तरक्की करनी शुरू हुई, तो अति पूंजीवादी होते चले गए ये जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। अब इनमें उन देशों, उन पूंजीवादी देशों में आपस में होड़ लग गई कि हमको किस प्रकार से इनके और उनके उपनिवेशों को छीन लेना है। इसी छीना झपटी में ही यूरोप महाद्वीप में, या कह सकते हो पूरे वर्ल्ड को, एक ऐसा युद्ध दिया जिसने बाकी के युद्धों को खत्म कर दिया, यानी कि महायुद्ध को जन्म दिया, वर्ल्ड वॉर जिसको कहा गया। शुरू कैसे होता है मैं आप लोग को बताता हूं। ये यूरोप का मैप है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। ओके, इसके बाद मैंने थोड़ा सा पहले ही आउटलाइन कर लिया है, सब बना लिया है, ताकि कम समय में मैं आपको बता सकूं। ओके, तो आप देख रहे हो युद्ध भूमि, ये है जर्मनी, कैपिटल बर्लिन, ये है ऑस्ट्रिया, ये है ऑस्ट्रिया, जैसा कि मैंने बार बार बताया, वियना, और ये है हंगरी, कैपिटल है बुडापेस्ट। अब इन देशों ने अपना ग्रुप बना लिया उपनिवेश अधिक से अधिक पाने के लिए, अतिराष्ट्रवादी विचारों से संक्रमित संक्रमित कह सकते हैं, इन्फेक्टेड थे ये लोग। उसके बाद पूंजीवादी। तो अब इन देशों ने अपना एक ग्रुप बना लिया, और ये ग्रुप क्या कहलाया? धुरी राष्ट्र। ये कहलाया धुरी राष्ट्र। ये लोकेशन है, आप देखते रहो, मैप बना लो। ये रशिया है इस पार्ट में, ये आर्कटिक है, ये बाल्टिक सागर है, ये मैंने बताया भी है, और जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे। ये बाल्टिक सागर है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, वियना यानी कि, और हंगरी है बुडापेस्ट। इन देशों ने अपना गठबंधन कर लिया, संगठन बना लिया, अपने अपने समूह बना लिए। इससे सशंकित होकर और इससे आशंकित या आतंकित होकर के ब्रिटेन ब्रिटेन जिसको यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं हम, फ्रांस, फ्रांस, ओके,
और ये यहां पर है इटली, आप देख ही रहे हो, इटली। और इस पार्ट में है रूस। तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने अपना गठबंधन बना लिया, जिसको हम कहते हैं मित्र राष्ट्र। ओके, तो इन लोगों के द्वारा बनाया गया मित्र राष्ट्र, यानी कि अब यूरोप में दो गुटों का जन्म हो गया। अब एक चिंगारी की जरूरत थी। रीजन बहुत सारे थे, मैंने बता दिया है, लेकिन एक चिंगारी की जरूरत थी जिससे ये आग लग जाए। और वो था, ये आप देख रहे हो, ये है बोस्निया हर्जेगोविना, एक कंट्री है, सराजेवो है यहां पर, सराजेवो, सराजेवो या सरायेवो कह सकते हो आप लोग। तो यहां पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक, आर्क ड्यूक फ्रांज, फ्रांज फर्डिनेंड, फर्डिनेंड, ये आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को इनवाइट किया जाता है एक रात्रि भोज में, डिनर पर। और ये पहुंचते हैं कहां पर, सरायेवो में। कहां के राजकुमार, ऑस्ट्रिया के। और इसी बोस्निया का, बोस्निया हर्जेगोविना का पड़ोसी देश है सर्बिया, इस जगह पर है, मैं मेंशन किए देता हूं, सर्बिया, सर्बिया, राजधानी कैपिटल बेलग्रेड। ओके, उसके बाद सर्बिया का गैब्रिलो प्रिंसेप, एक युवक था जो ब्लैक हैंड ग्रुप का एक एक्टिव मेंबर था। उसने जो है इनकी हत्या की साजिश रची और इनकी हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी। हत्या कब की गई, ध्यान रखिएगा, 28 जून 1914, 28 जून 1914 में इनकी हत्या हो जाती है। और इस हत्या का बदला लेने के लिए जर्मनी को मौका मिलता है, और ये ऑस्ट्रिया, जर्मनी को मौका मिलता है और ये ऑस्ट्रिया से कहता है कि तुम जो है सर्बिया को कहो कि वो उस आतंकी को सौंपे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहे। और सर्बिया के ऊपर हाथ था रूस का, रूस का हाथ था, और सपोर्ट मिल रहा था दो मजबूत देशों का इन कमजोर देशों को। ओके, तो इनमें अल्टीमेटम हो गया और युद्ध शुरू हो गया 28 जुलाई, शॉर्ट लिखे दे रहा हूं, 28 जुलाई 1914। सभी लोग नोट आउट करते रहेंगे। उसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है, जर्मनी ऑस्ट्रिया से कहता है, सर्बिया से युद्ध करता है, और रशिया जो है यानी कि सोवियत संघ, ओके, सोवियत संघ, ये सर्बिया के सपोर्ट में आ जाता है। तो इसी प्रकार से पूरा, ये कह सकते हो, ये पूरा महाद्वीप युद्ध की चपेट में आ गया और युद्ध शुरू हो गया। इटली जो है शुरुआती दौर में थोड़ा सा तटस्थ, थोड़ा सा क्या था, तटस्थ, ये पूरी तरीके से अभी मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल नहीं हुआ था। ओके, ये वही इटली है। जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो फ्रांस ने उसका सपोर्ट नहीं किया था संधि होने के बाद भी। ओके, तो कहीं ना कहीं ये मनमुटाव रहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। ये तो समाज में भी आप देखते हो, मित्रता चाहे जितनी अच्छी हो जाए, अगर कभी आप किसी से आपकी लड़ाई हुई है तो वो कोई जब काम पड़ता है तो याद आता है कि तुमने मेरे साथ ये किया था। ओके, तो ऐसे ही ये भी है, विचारधाराएं हैं, ये विचारधाराएं ही हैं जो आपस में हमको लड़ाती हैं। ओके, मिलना क्या है, मिलना कुछ नहीं है, खाली फालतू का युद्ध हुआ और कितने सारे लोग मारे गए। तो शुरू हुआ युद्ध आर्क ड्यूक फ्रांसिस की हत्या से। ओके, लोगों को लगा कि युद्ध जो है क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक के बाद एक इन दोनों गुटों में देश, अन्य देश शामिल होते चले गए, जिससे इसने महायुद्ध का रूप धारण कर लिया। एशिया, अफ्रीका, अभी अमेरिका शामिल नहीं हुआ, लेकिन इन तीन महाद्वीपों में, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में यह युद्ध शुरू हो जाता है बड़े पैमाने पर। इसके बाद अमेरिका इसमें तटस्थ रहता है, कहता है कि अभी मुझे शामिल नहीं होना है, क्योंकि अमेरिका वही है जिसको कभी ब्रिटेन ने अपना
उपनिवेश बनाया था वो अभी तरक्की कर ही रहा था और युद्ध में शामिल होने का मतलब था कि विनाश, अर्थव्यवस्था चौपट। तो समझदारी इसी में है। लेकिन अब ये यूरोप के देश पूंजीवादी बन चुके थे, पूंजीपति बन चुके थे, तो उनके मन में एक यही आ गया कि हम अहम की भावना आ गई और ये गलत राह पर चल पड़े। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करना चाहता था, तो वो मामले को देख रहा था। लेकिन 1917 में लेकिन 1917 में जर्मनी की यू शेप सबमरीन्स ने अमेरिका के एक शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें बहुत सारे आई थिंक जैसे मैंने पढ़ा है 200 प्लस अमेरिकन पैसेंजर उसमें बैठे थे, वो मारे गए। और इसने न्योता दे दिया अमेरिका को भी युद्ध में शामिल होने का, और अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका शामिल होना मित्र राष्ट्रों के पक्ष में जर्मनी के लिए आफत बन गया और पराजय का दौर शुरू हुआ। शुरुआती वर्षों में तो जर्मनी जीतता ही चला आ रहा था, उसको हराना मुश्किल था। खाई युद्ध, टैंक, बड़े पैमाने पर युद्ध चल रहा था। इस पर हम एक अच्छा सा वीडियो और बनाएंगे। ओके, इसके बाद युद्ध शुरू हुआ और युद्ध खत्म भी हुआ। 1914 से 18 तक चला। ओके, जर्मनी की पराजय होती है और ये मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र के ऊपर संधि ला देते हैं, वर्साई की संधि। ध्यान दीजिएगा, वर्साई संधि। वर्साई कहां पर है? ये फ्रांस में है। वहां पर एक महल भी है, वहीं पर संधि हुई मित्र राष्ट्रों में और धुरी राष्ट्रों में। और मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को इसके लिए दोषी ठहराया और इसके कई पार्ट कर दिए और आपस में इसको बांट लिया। यहाँ के उद्योग धंधों, यहाँ के खनिज संपदा, सब पर मित्र राष्ट्रों ने इसको नोच खाया, आपस में टुकड़े कर लिए इसके। अपमानित। यही वर्साई की संधि अगले विश्व युद्ध के लिए क्या है? एक शुरुआत है। ये तो केवल एक इंटरवल हुआ बीच में 1919 में। वर्साई की संधि बता देता हूं आप लोग को। 28 जून 1919 में वर्साई की संधि हो जाती है, जिसमें अपमानित होते हैं जर्मनी और उसके सहयोगी देश। इसके बाद शुरू हो, ये इंटरवल था, मैंने जैसा बताया। 1919 में पूरी तरीके से खत्म हुआ और 1939 में फिर शुरू हुआ। तो ये बीच का इंटरवल था और फिर से शुरू होता है एक महायुद्ध। लेकिन इस महायुद्ध के बाद एक चीज और निकल के आती है महाशक्ति के रूप में। ओके, एक महाशक्ति के रूप में कौन निकल के आता है? यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब परेशान हो गए हैं। कभी पूंजीपति देश से आज ये कमजोर हो गए हैं। अब ये लोग अमेरिका से कर्ज ले रहे हैं। वही अमेरिका जो कभी कर्जदार था अब कर्जदाता बन गया। इसलिए कहते हैं कि तटस्थ रहो, मामले को देखो, इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो अब अमेरिका में 1920 में वृहत उत्पादन शुरू हुआ। वृहत लिख देता हूं, वृहत उत्पादन शुरू हुआ जब सर हेनरी फोर्ड ने अमेरिका में डेट्रॉयट में शिकागो के बूचड़ खाने के तर्ज पर अपने उद्योग में असेंबली लाइन लगवाई। असेंबली जहां पर पुर्जों को जोड़ा जाता है, असेंबलिंग जहां पर होती है, और उस पर एक कन्वेयर बेल्ट चलती थी, कन्वेयर बेल्ट, जिससे उस बेल्ट के पास सभी लोग खड़े हो जाते थे और उस पर सारे पुर्जों को जोड़ करके अंत में एक गाड़ी बन करके निकलती है। तो वो मशीन चला करती है, वो कन्वेयर बेल्ट चला करती है। तो सर हेनरी फोर्ड डेट्रॉयट में इसी प्रकार की एक मशीन लगा देते हैं और लेबर को लगाया गया। इससे क्या हुआ कि मानव श्रम का बड़े पैमाने पर भी प्रयोग करना शुरू कर दिया गया, बड़े पैमाने पर, और भी तेज। लोगों को दिक्कत आई कि कैसे जल्दी काम करेंगे, लेकिन वो आदत में आया। उसके बाद मैंने बुक में पढ़ा कि 3 मिनट में एक कार तैयार होने लगी सर हेनरी फोर्ड की कंपनी में, डेट्रॉयट। ध्यान दीजिएगा, डेट्रॉयट वर्तमान में ये संयुक्त राज्य अमेरिका का
संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग में है। ये कार के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर है, क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा आसानी से मिल जाती है। इस शहर को पानी, स्वच्छ पानी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इसी के पास है वो 5 महान झीलें। कौन कौन सी मैं बता देता हूं आप लोग को। एक है सुपीरियर मिशिगन, राइटिंग समझ में आए तो जो मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख ले। सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, ओके। तो सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया और इरी हो गया, इसके बाद ओंटारियो हो गया। ये 4 झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में है, जहां पर ये डेट्रॉयट शहर भी है, तो आसानी से ये इसको पानी मिल जाता है। एक झील का नाम ह्यूरन समझ में आए तो आप लोग जो मैं बोल रहा हूं और लिख भी रहा हूं उसको आप मिला करके लिख लें, ओके। तो ये डेट्रॉयट तरक्की कर गया, अमेरिका में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिला, लोग जो है नई नई वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, एसी को लेने लगे, इनकम बढ़ गई ना। उसके बाद लोग घर लोन पर मतलब कि लोन पर लेने लगे। ये अमेरिका में था कि वहां पर कर्ज पर सारा काम शुरू हो गया, अदायगी भी होती थी वीकली या मंथली। उसके बाद अमेरिका जोरदार तरक्की करने लगा, कहां से कहां पहुंच गया, दुनिया को वो जो है कर्ज बांटने लगा। लेकिन एक मंदी का दौर भी आया। मंदी के दौर में क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी, ओके। उसके बाद इस मंदी के दौर में एक समस्या उठ खड़ी हुई। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये सारे देश अपने अपने मामलों में परेशान हो गए। महामंदी का दौर था और यही मौका मिल गया जर्मनी को अब अपनी पावर को गेन करने का, क्योंकि एडोल्फ हिटलर मुख्य भूमिका में आ चुके थे। हिटलर 1919 में जर्मन वर्क्स पार्टी के मेंबर बनते हैं और देशद्रोह के अपराध में इनको जेल में भी डाला जाता है। मीन कैम्प ये नामक एक बुक लिखते हैं, मेरा संघर्ष, उसका हिंदी अनुवाद। उसके बाद 1933 में चांसलर बनते हैं जर्मनी के, फिर राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। उसके बाद ये एक मौका ढूंढते हैं कि अब मुझे वर्साई की संधि का बदला लेना है। जब मुझे अपमानित किया गया था मेरे देश को, तो उस अपमान का बदला लेने के लिए जर्मनी के पड़ोस में, ये मैंने बना दिया है ऐसे, के पड़ोस में एक देश है पोलैंड। वार्सा राजधानी है इसकी, और ये बाल्टिक सागर जो है, यहां पर एक जगह है डेंजिग। यहां की आबादी 90% जर्मन लोग हैं। तो ये बहाना लेते हुए इसने पोलैंड से कहा कि मुझे डेंजिग जाने का रास्ता दो, एक गलियारा दो, ताकि मैं अपना व्यापार कर सकूं, क्योंकि वहां की जनता ही अधिकांश क्या है, जर्मन है। तो ये मेरा अधिकार है, यानी कि अति राष्ट्रवादी अधिकार है। तो इसका बहाना लेते हुए इसने अल्टीमेटम दिया कि इसको, पोलैंड को, कि जल्दी से मुझे 24 घंटे के अंदर डेंजिग जाने का एक गलियारा चाहिए, कॉरिडोर, ओके। उसके बाद जब उसने बात नहीं मानी, क्योंकि सपोर्ट ब्रिटेन का ही मिलने लगा था इसको पोलैंड को, तो नहीं मानी। और 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और युद्ध शुरू हो जाता है। यह युद्ध लगभग 6 साल 1 दिन चलता है, ओके। यानी कि 2 सितंबर 1945 में ये खत्म होता है, यानी कि 6 साल 1 महीने, सॉरी 1 दिन चला, 1 से 2 सितंबर है ना। तो इतना बड़ा पैमाने पर युद्ध चला। इसमें भी 2 गुट बने थे, मैंने बताया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र।
देशों में, मित्र राष्ट्रों में तो वही वही है, यहां थोड़ा चेंजेस होता है। ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन कौन है? जर्मनी हो गया है, इसको मैं मेंशन कर देता हूं ब्लू पेन से। जर्मनी तो मुख्य भूमिका में है ही है। अब इटली, इटली भी शामिल होगा ध्रुवीय राष्ट्र में, क्योंकि इसकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई थी वर्साई की संधि में। ओके, बेनिटो मुसोलिनी जो कि वहां का तानाशाह है इटली का, और जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर जब आपस में मिल जाते हैं तो एक घमासान फिर से शुरू होने का वक्त आ गया है यूरोप में। ओके, उसके बाद जापान मंचूरिया में चीन को मंचूरिया के युद्ध में हरा दिया, रूस को भी उठा के पटक दिया, यानी कि एक शक्ति के रूप में वो आगे बढ़ा था। देश छोटा है लेकिन इच्छा शक्ति, महत्वाकांक्षाएं अगर आपकी प्रबल हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। छोटा है, छोटे हैं, कमजोर हैं, तो इससे क्या मतलब है? जीता यहां से जाता है, यहां से, ना कि यहां से, यहां से जीता जाता है। और बर्लिन, रोम, टोक्यो ये ग्रुप बन गया और इन दोनों ग्रुपों में युद्ध शुरू होता है। 7 दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर अमेरिका की जगह है जो प्रशांत महासागर में, होनोलुलु आइलैंड में, वहां पर जापान ने हमला कर दिया और उसी का बदला लेते हुए 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने वो हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिरा दिए। जापान कमजोर पड़ गया और इधर और जापान पीछे हो गया, और इधर जर्मनी में मित्र राष्ट्रों की सेनाएं, रूस बढ़त बना ली थी, बर्लिन पहुंचने वाली थी और आने वाले समय में हिटलर ने स्वयं को शूट कर लिया। तो इस प्रकार से ये महायुद्ध का अंत होता है, लेकिन ये अपने पीछे बड़े पैमाने पर बड़ी बर्बादी छोड़ गया। किसी को कुछ मिला? आप सोचो, कुछ नहीं मिला। युद्ध क्या है? युद्ध में केवल व्यय होता है, कोई बिजनेस नहीं है युद्ध, इसमें केवल व्यय होता है, अर्निंग कुछ नहीं होती है। तो क्यों ना हम शांतिपूर्ण तरीके से रहें। ओके, उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से 2 महायुद्ध हुए, अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई, दुनिया भर के देश प्रभावित हुए, किसी को कुछ नहीं मिला, समझ में आया। उसके बाद 24 अक्टूबर, उसके बाद बेटा जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं मैं, 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। विश्व के देशों का संगठन कि अब युद्ध नहीं करना है, अब हमको कुछ सामूहिक संस्था बना करके विचार करना है और विचार करते हुए आगे चलना है। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में बनाया गया है। ओके, यूएनओ पर भी हम वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दे इतने अच्छे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही नॉलेजफुल है। अगर आपका ये विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी के बारे में अगर अच्छा एक नॉलेज है, तो आप एक अच्छे नॉलेज वाले दिखते हो लोगों को कि हाँ क्या नॉलेज है। ओके, तो इन 2 महायुद्धों में विश्व अर्थव्यवस्थाएं चौपट हुई, भारत भी प्रभावित हुआ, बल्कि भारत के लिए तो कह सकते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो वरदान साबित हुआ, ब्रिटेन परेशान हो गया था। उसके बाद आनंद फानंद में भारत की आजादी की घोषणा करनी पड़ी, क्योंकि फिर से अर्थव्यवस्थाएं ब्रिटेन की और यूरोप महाद्वीप की चौपट हो गई थी, है ना। तो फायदा मिला हमें भी, लेकिन नुकसान तो हुआ ही। लेकिन इसका फायदा हमारे उद्योगपतियों को मिला, क्योंकि 1914 से 18 के बीच में जो युद्ध होता है, तो उस दौरान टाटा और घनश्याम दास बिरला के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाता है, जिसका फायदा हमको मिलता है, क्योंकि बाहर से माल आना बंद हो गया था युद्ध काल में, और हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ और हम लोगों ने एक अच्छा जो है एक अच्छी पूंजी कमाई हमने, है ना। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक, जो कि मैंने आपको एक कह सकते हो, ये भी शॉर्ट फॉर्म में मैंने समझाया है। बताने को तो बहुत कुछ है, और अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए 5-6 पॉइंट्स बड़े अच्छे हैं, लगभग 6-7 हैं, वो भी लेकर के आऊंगा। जैसे क्रांतियां कितनी हुई हैं 5, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, यहाँ तक कि भारत की भी ना, उस पर वीडियो बनेगा। और वर्ल्ड वार दोनों के ऊपर मैं एक
कह सकते हो विस्तार पूर्वक एक वीडियो बनाऊंगा अलग अलग, फर्स्ट का अलग बनाऊंगा, सेकंड का अलग बनाऊंगा। इसके बाद एक जो आएगा शीत युद्ध, उस पर भी, कोल्ड वार पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप देख रहे हो कि पहले महायुद्ध के बाद वृहद उत्पादन से अमेरिका कितना आगे बढ़ गया, और लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो अब अमेरिका के सामने भी एक नई चुनौती पेश होती है, वो है सोवियत संघ की। अब दुनिया दो ध्रुवीय हो गई। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस जो कभी उत्थान पर थे, आज अब वो पतन पर हैं। अब इस समय नहीं, उस दौरान इनका प्रभाव खत्म हुआ विश्व नीति में। अब दो, यूएसए और सोवियत संघ, ये शक्तियां जन्म लेती हैं और दो ध्रुवीय बन जाती हैं, जिससे शीत युद्ध का दौर शुरू होता है। तो मैं आशा करता हूं आप लोग को मेरा ये वीडियो, आशा नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, बाकी के भी अच्छे लगे होंगे। बस आप लोग ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर भी करें, ताकि आपके अलावा बच्चे और भी लोग जाने, कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग भी जाने। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।